नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, अभी हमने केमिस्ट्री पेज का एक मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, नोट्स, रिजल्ट एनालिसिस और वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन 2004 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। चैप्टर होगा DNF ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नीट 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चों, नीट 2020 में दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यहां पर पूछा है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन विल बी। तो यहां पर जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, म्यू इक्वल टू √n ब्रैकेट n+2 और इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो होगी Bm। अच्छा, यहां पर जो n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। अब देखिए बच्चों, Cr है यानी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो Cr2+ बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा यानी 3d4। ठीक, अब जब d ऑर्बिटल आप ड्रॉ करोगे तो d में टोटल बॉक्स कितने होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं इस तरह से। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहने वाले हैं, यानी n इक्वल टू आ जाएगा 4। तो आप फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, म्यू इक्वल टू √4 2+4। ठीक, यहां हो जाएगा √24 और √24 का आंसर होता है 4.90 Bm, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों, एक और तरीका इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का है। जब आप क्रोमियम 2+ में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता कर लोगे, यानी n की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर? तो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू केवल एक ही ऑप्शन में दिख रही है आपको, सेकंड वाले में। यानी जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैल्यू आपको पहले दिख जाएगी। तो अगर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 5 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 3 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 2 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 4 पॉइंट समथिंग। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, Cr2+ यानी D4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अगर आप दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो Cr का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा माइनस होता है एज कंपेयर टू Fe2 के रिडक्शन पोटेंशियल से। तो बच्चों, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना माइनस होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पहला करेक्ट है। दूसरा, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं और उसका रीजन इन्होंने एकदम करेक्ट दिया है, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स बना सके। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा, interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of the metal। ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा आंसर होने वाला, देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr042- and Cr2O72- आर नॉट सेम, जबकि इन दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। देखो, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहां पर भी है +6, दोनों में सेम है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 4। 2019 में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं? तो बच्चों, 2019 में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे।
पहला क्वेश्चन पूछा है कि दो मैग्नेट और परमैग्नेट आयन है, मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन है, दोनों टेट्राहेड्रल है, उसका रीजन क्या है? तो ए ऑप्शन है देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, दूसरा ऑप्शन है कि पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, सी ऑप्शन है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, और डी पूछा है कि द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो देख लेते हैं दोनों आयन किस तरह से हैं, ये परमैग्नेट और मैग्नेट आयन है। ठीक है बच्चों, देखो अब पहला ऑप्शन है कि देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, तो यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पूछा है कि जो पाई बॉन्डिंग होता है वो पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन और पी ऑर्बिटल मैग्नीज, तो बच्चों मैग्नीज के पास डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल है, तो ये भी गलत है। मैग्नीज का डी और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखें। तो अगर आप सारे स्टेटमेंट देखोगे तो यहां पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो बोलने का मतलब है जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसमें ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और मैग्नीज का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो दोनों के बीच जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग यहां पर पॉसिबल है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब यानी ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। यानी बच्चों डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो कौन कौन से है? चार रिएक्शन दिए, चारों हैं, कोई दो हैं, कोई एक है, इस तरह से। देखिए फर्स्ट देखते हैं, तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है, और यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहां पर +0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रही है, नंबर ज्यादा भी हो रहा है और कम भी हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देखो KMnO4O-2, तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? +6 है। ठीक है, यहां पर बात करें तो यहां पर आ रहा है +7, और यहां पर बात करें तो यहां पर आ रहा है +4, इसका मतलब यहां पर भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, तो फर्स्ट और टू तो सही है। अब 2KMnO4 की बात करें तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, तो बच्चों +7 से तो ऊपर जा नहीं सकता, तो यहां पर ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं होगी। और जहां तक हम फोर्थ वाले की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर Mn का आ रहा है वो आ रहा है +7, तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर में केवल फर्स्ट और सेकंड में ही डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया भाई? अब देखिए 2018 में दो क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में आयन दे रखे हैं डी ब्लॉक के और कॉलम 2 में उनका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, तो आपको मैच करना है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि जितने भी जो आयन्स होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है भाई? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इसी पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने n माना था। ठीक है, और यहां पर एक फॉर्मूला था हमारे पास, म्यू इक्वल टू √n+2, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन और निकल के आयन में कितने कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने लिखा है कोबाल्ट 3+ की बात करें तो 3d6, यानी इसमें जो है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रोमियम की बात करें तो इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आयरन की बात करें तो इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और निकल की बात करें तो इसमें जो है 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब n की वैल्यू अगर हम लगाएंगे तो सबकी वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी। सपोज मान लिया जाए मैं केवल आयरन की बात करता हूं, ठीक है, तो आयरन में n = 5 है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा देखिए √5n5 + 2। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा √35, तो ये देखिए आयरन का कौन सा कर रहा है? √35, तो 3 का आ जाएगा 2, तो 3 का 2। तो इस तरह से आप सबका मैच करो तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों वो होगा सी। ठीक है, तो 4 का 1 आ जाएगा, 2 का V आ जाएगा, 3 का 2। देखो जितने कम होते जाएंगे उतना मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होता रहेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांसमिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास परमैग्नेट आयन है, ये हमारे पास डाइक्रोमेट आयन है, सॉरी ये क्रोमेट आयन है, ये बी वाला डाइक्रोमेट आयन है, और ये मैग्नेट आयन है। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट एंड परमैग्नेट, 4 आयन हमारे पास है। ठीक है, अच्छा अब इन आयन में जितने भी जो एटम इन्वॉल्व है उनका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। जो क्रोमियम है बच्चों, तो वो क्रोमियम जो है 3d0 होता है, चाहे वो डाइक्रोमेट में हो चाहे वो क्रोमेट में हो, तो वहां पे 3d0 होता है। तो डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसका मतलब डी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको बोला था यहां पर जो है ये नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर परमैग्नेट की बात करें तो 3d0 होता है परमैग्नेट में। ठीक है, तो यहां पर भी डी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। बचा कौन बच्चों, मैग्नेट आयन। मैग्नेट में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 है, और +6 की वजह से जो है इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे डी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्लियर, चलो सेकंड का डी। नेक्स्ट हमारे पास अब देखिए 2017 से और बाकी की बात करते हैं। तो 2017 में पूछा है, द रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स इज ड्यू टू। एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बजाय लेंथेनॉइड्स से। ठीक है ना, तो देखो इसमें बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो का मतलब होता है कि उनके जो ऑर्बिटल है वो नजदीक है, सीधी सी बात है। तो जितने ऑर्बिटल की एनर्जी का बैरियर कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो यहां पर बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 5f 60 और 7s लेवल हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज। ठीक है, तो इनकी एनर्जी पास पास होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। नेम that can readily decolorize acidified KMnO4 solution। KMnO4 solution को डिकलराइज कर देती है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन से, है ना, KMnO4 लिया आपने और सल्फर डाइऑक्साइड लिया। ठीक है, K2SO4 बनेगा, साथ में बच्चों MnSO4 बनता है, मैग्नीज सल्फेट। और मैग्नीज सल्फेट जो है कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो SO2 गैस को अगर हम KMnO4 सॉल्यूशन में डालेंगे, जो किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, डार्क पर्पल होता है ना, तो ये पूरा के पूरा डिकलराइज हो जाएगा। क्लियर, अच्छा थर्ड की बात करें, व्हेन HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I- ion the pair of species formed is। क्या बनेगा जब हम जो है इन तीनों की रिएक्शन करें। तो मैंने रिएक्शन लिखी है, देखिए यहां पर सबसे पहले बच्चों क्या होगा, जो I2 है वो I- आयन से रिएक्शन करके I3- आयन बनाते हैं। अब जो HgCl2 है वो सोल्यूशन के I- से रिएक्शन करके HgI2 बनाएंगे और 2Cl बनाएंगे। अब दोबारा से HgI2 और I- जो है HgI4 2- आयन बनाएंगे, यानी HgI4 जो है कंपाउंड बनता है, तो HgI4 2- बनता है और I- आयन बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो I3- तो बनेगा और HgI4 2- बनेगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 व्हाट विल बी प्रोड्यूस। ये मैंने आपको शायद पी ब्लॉक में भी बताई थी कि जब जो है कॉपर का हम जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट तो बनता ही बनता है। ठीक है, इस तरह से कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, लेकिन बच्चों क्या बनता है, 2 तरह की गैस बनती है, एक बनती है NO2 और दूसरी बनती है NO। तो NO2 कब बनती है, जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, और N2O और NO कब बनेगा, जब डाइल्यूट HNO3 हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों यहां पर डी। क्लियर हो गया, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, लेकिन साथ में बस ये NO2 गैस बनेगी, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना आपको, जब SO2 जो है
किससे पास कराएंगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7। देखो SO2 KMnO4 के साथ कल रिएक्शन की थी तो क्या हुआ, डिकलराइज होगा, लेकिन K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये बोलेगे सोल्यूशन डिकलराइज होगा। देख लेते हैं, SO2 हो जाएगा, ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट बनेगा या सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा। तो बच्चों इस रिएक्शन से हम समझते हैं, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 एसिडिक कंडीशन के लिए SO2, तो यहां पोटेशियम सल्फेट बनेगा और साथ में बच्चों क्रोमियम सल्फेट बनता है। और आपको मालूम है कि क्रोमियम सल्फेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहां पर क्रोमियम का, वो कितना होता है, यहां पर +3 होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन कलर ऑफ क्रोमियम सल्फेट विल प्रोड्यूस। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU यूरोपियम, GD गैडोलिनियम और TB टर्बियम विल बी द, क्या क्या होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा मैंने आपको बोला था कि जब हम लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे लेंथेनॉइड्स हैं जिनमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें से गैडोलिनियम भी था। बच्चों यूरोपियम और टर्बियम में कभी भी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और मैंने आज साफ साफ ये बताया था कि गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना है, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखो केवल गैडोलिनियम में D1 होता है, बाकी जो है यूरोपियम और टर्बियम में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जिन जिन में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो ये गलत है, यहाँ पे भी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत है, यहाँ पर जो है यहाँ पर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। यानी देखो यहां पर ये यूरोपियम का है और ये गैडोलिनियम का है और ये टर्बियम का है, तो टर्बियम और यूरोपियम में कभी भी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो f में होते हैं, और गैडोलिनियम में d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है बस। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड्स इज करेक्ट। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, देखो तो यूरोपियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है, मोस्टली +2 करते हैं एंड देन +3 करते हैं। ठीक है, द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम प्रोमीथियम टू ल्यूटेटियम। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, ये भी सही है। सी वाला ऑप्शन देखे बच्चों, ऑल द लेंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये गलत है। यानी लेंथेनॉइड जो है इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। क्लियर हो जाएगा, 7 का सी इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी ये सही ऑप्शन है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, देखो फिर वही आ गया, गैडोलिनियम belong to 4f series, its atomic number 64, which one of the following correct in इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन करना है और F को जस्ट हाफ करना है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। देखो 4f7 5d1 एंड 6s2। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, assuming complete ionization, same molecule of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for the complete oxidation। तो यहां पर एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है कि KMnO4 के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए किस कंपाउंड की अमाउंट सबसे कम चाहिए होगी। तो बच्चों उसका जवाब है फेरस सल्फेट, FeSO4। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। चलो 10 पे आ जाओ, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन which of the following pairs of element have the nearly the same atomic radius। तो मैंने आपको बोला था, वहां पे एग्जांपल दिया था कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से नीचे वाले का एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है ऊपर वाले से, या नियर बाय हो जाता है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, उसमें से जिरकोनियम एंड हॉफनियम, ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों का ही रेडियस जो है फर्क पड़ता है, जिरकोनियम का रेडियस बड़ा है, हॉफनियम का रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि हॉफनियम नीचे है, जिरकोनियम ऊपर है, तो ध्यान रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। तो इनमें से ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन किस में नहीं हो रहा है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। ठीक है,
तो देख लो रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मान लीजिए आपने आयरन किया और आयरन यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है Fe2O3। तो यहाँ पे 100% आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था और यहाँ पर जो है कितना हो रहा है +3 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। डिक्लराइज द ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बाय द आयरन, ठीक है। तो आयरन अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बनाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पर भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, अब देखो भाई Fe से क्या बना FeCO5, और बच्चों CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है यहाँ पे, यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो इसका कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। तो 11 का आंसर है C। क्लियर। बाकी देखो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द स्टीम, तो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आंसर हो जाएगा C। चलो आ जाओ 12। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन आ रखा है 2.84 bm इज गिवन बाय द फॉलोइंग आयन। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है आगे वाली डिजिट देखना हुआ, ये 2, तो 2 क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2 होगा, ये 2.84 होगा। क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे, तो निकल, टाइटेनियम, क्रोमियम एंड कोबाल्ट, तो ये लिखे हैं देखो, है ना। तो कोबाल्ट +2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, यहां पर भी कितने होंगे, 3, ठीक है। और टाइटेनियम पे कितने होंगे, D1 कितना है, 3D1, यानी टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, इस पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, निकल 2, इस पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर कितने हैं, 2 है, ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारे पास आंसर हो जाएगा, अगर आप 12 का देखें तो आंसर हो जाएगा निकल, मैंने बोला था अभी आपको 2.84, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, तो आंसर हो जाएगा 1। तो निकाल के देख सकते हैं आप, जो फॉर्मूला मैंने बताया था म्यू इक्वल टू √ n+n+2। क्लियर। चलो 13 की तरफ बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि टुगेदर कौन एग्जिस्ट करेगा, तो बच्चों वो कंपाउंड एक साथ रह सकते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो सकता है जिनका, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो है सी ऑप्शन देखिए, FeCl2 and SnCl2, FeCl2 and SnCl2, क्योंकि FeCl2 जो है FeCl3 बना सकता है और SnCl2 SnCl4 बना सकता है। क्लियर। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, तो अगर Cl ट्रांसफर भी हो जाता है तो दोनों में पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करने की। लेकिन यहां पर देखो FeCl3 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता, पॉसिबल है नहीं। HgCl2 का भी नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। FeCl3 का पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा C। अच्छा 14 पे आओ। इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंज Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम ऑक्साइड में चेंज करा, जिसमें कि 2 परऑक्साइड बॉन्ड है। तो ये बोला कि CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो पहले CrO5 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये है भाई CrO5 का, Cr2O। अच्छा इसमें 2 परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं ना, आपको मालूम है कि हर परऑक्साइड बॉन्ड पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का वो -1 होता है, तो इन चारों पे -1 होगा, इस पे कितना होगा, +2 होगा, तो टोटल कितना आ रहा है भाई, +6 है ना, +6, तो आंसर हो रहा है C। क्लियर। 15 द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स। हाँ मैंने आपको बताया था कि KMnO4 जो है एसिडिक कंडीशन में और बेसिक कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, तो ये रिएक्शन देख के आपको मालूम चल जाएगा। एसिडिक कंडीशन यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, तो बच्चों Mn2+ में ये कन्वर्ट होता है, Mn2+। तो Mn2+ कहां दिख रहा है, 2 जगह Mn2+, लेकिन ओजोन कभी नहीं बनाता है ना, तो Mn2+ एंड ऑक्सीजन, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो 15 का हो जाएगा B। चलो क्वेश्चन नंबर 16, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आ गया भाई। तो आपको बोला था रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो शील्डिंग कम हो जाती है, जिस वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास नेलिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, बिल्कुल करेक्ट है। देखो है ना, न्यूक्लियर चार्ज तो खैर बढ़ ही रहा है, लेकिन शील्डिंग कम हो रही है एफ ऑर्बिटल की वजह से, तो इसीलिए जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। 17, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, ठीक है। ऑक्सीजन बनाने के कौन कौन से मेथड है, तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन मिलता है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से भी ऑक्सीजन मिलता है, क्लोरेट और पर क्लोरेट बच्चों, ठीक है। जिंक क्लोरेट को भी गर्म करने से हमें ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से हमें जो है नाइट्रोजन गैस मिलती है, शायद मैंने आपको बताया था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्लियर, तो याद रखेंगे क्लोरेट और परक्लोरेट दोनों ही गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस देते हैं। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड्स आयन इज डायामैग्नेटिक, ठीक है बच्चों। तो डायामैग्नेटिक यानी जिन पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो कुछ आयन को छोड़ के सारे लेंथेनॉइड पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है लेंथेनॉइड्स आयंस अदर देन, जिनमें F0 होगा या F14 होगा वही जाके डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें 4 आयन है, ये याद रखना है आपको, लेंथेनम 3+, सीरियम 4+, यट्रिवियम 2+ एंड ल्यूटेटियम 3+। तो कौन सा आ रहा है भाई, YB2+। बस इन चारों को याद रख लो, ये चारों डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर, चलो तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या था कि एटम के बीच में कुछ छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो वही पूछ रहे हैं। तो पहला पूछा है दे आर मेटालिक दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ये भी सही है, मेटालिक कंडक्टिविटी तो रिटेन रहती है। दे आर केमिकली रिएक्टिव। तीसरा पूछा है दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ये भी सही लग रहा है मेरे को। डी पूछा है दे आर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बच्चों बी, दे आर केमिकली रिएक्टिव, नहीं इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। अच्छा 20 की तरफ देखते हैं, आइडेंटिफाई द अलॉय कंटेनिंग नॉन मेटल एज कंस्टिट्यूएंट। कौन से अलॉय में नॉन मेटल होता है, तो मैंने ये सारे अलॉय लिखे, देखो इनबार में आयरन और निकिल होता है, स्टील में आयरन एंड कार्बन होता है, देखो यही आंसर है, स्टील आयरन के साथ कार्बन मिला है। बेल मेटल में कॉपर के साथ टिन है और ब्रॉन्ज में भी कॉपर के साथ टिन है, दोनों में कंपोजिशन का फर्क होता है। तो स्टील ही ऐसा एलॉय है जिसमें कार्बन एज ए नॉन मेटल यूज होता है। क्लियर भाई, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा देखो ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट, और इनका स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है इसमें, ठीक है ना। तो बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने बात की थी कि पहले ये देख लीजिए, है ना, ये मैंने सारे बनाए हैं और इनके डी ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मान लिया जाए कि M2+ से जो है ये M की तरफ जाता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना है, तो जितना ज्यादा माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर बच्चों मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.18 होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, ठीक है। और मैग्नीज से लेकर जो है आगे चलेंगे हम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीज सबसे ज्यादा होगा एंड कोबाल्ट सबसे कम होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 23। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू इट, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है भाई, क्रोमियम सल्फेट की वजह से, Cr2SO4 इसी का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, 23 का आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट हमारे पास है 24, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट द कलर। अच्छा, कलर किसके पास होगा, तो कुछ एफ ब्लॉक के कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो कलर बच्चों उन्हीं एलिमेंट के पास होगा जिनके पास एफ या तो 0 होगा या F14 होगा, और यहां पर भी ऐसा ही है, डी 0 होगा या D14 होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो स्कैंडियम जो 3 होता है, ये देखो मैंने सारे आने में, लेंथेनम 3+F0, ल्यूटेटियम 3+F14, स्कैंडियम 3+3D0 होता है। बताया था कि प्लस कभी भी कलर नहीं करता है। अब बचा कौन, टाइटेनियम 3+, डी में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से कलर प्रोड्यूस करता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डी में या तो फुल हो या तो 0 हो, तो कलर वो नहीं देगा, जैसे जिंक का एग्जांपल मैंने दिया था। अच्छा 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। ये तो आराम से निकालोगे, 3d6 है ना, तो 3d6 किस में आ रहा भाई, ये देखो कोबाल्ट 3+ में 3d6 आता है, तो देख लीजिए ये निकालना बहुत आसान है ना। पहले उनका आपको मेन देखो दे रखा है, Mn 25, 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, तो कोबाल्ट 3+ में 3d6 होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, 25 का डी। अच्छा 26 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज। तो जहां पर बच्चों साइज का कंसेप्ट आता है वहां पर लेंथेनार्ड कंट्रैक्शन या एक्टिनार्ड कंट्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। तो दो आयन मैंने आपको बताया था, जिरकोनियम और हॉफनियम, तो दोनों जिरकोनियम +4 एंड हॉफनियम +4 ही साइज बराबर होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए बच्चों, कौन सा आयन एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा स्टेबल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। जितने ज्यादा डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा होगी। क्लियर, तो इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जितने भी एलिमेंट यहां पर लिखे, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, उन सबको हमने इस तरह से लिखना है, और आगे जब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ दिखेगा, और जब इनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस तरह से उनको अरेंज करना है तो दो ऑर्बिटल आपको दिखेंगे, T2g एंड Eg। T2g में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Eg में 2 ऑर्बिटल होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों के तीनों T2g में चले जाएंगे। वेनेडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के दोनों T2g में। टाइटेनियम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो T2g में होगा। मैग्नीज के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन T2g में और 1 इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाए। अब बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्रोमियम और मैग्नीज के पास है ना, लेकिन यहां पर क्रोमियम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी मैग्नीज से। जो क्रोमियम है उसका जो T2g ऑर्बिटल है वो एकदम क्या है, हाफ फिल्ड है, और बच्चों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से। तो ये पार्शियली फिल्ड है, ये भी पार्शियली फिल्ड है, तो ये दोनों रेस से बाहर हो गए, है ना। अब आप बोलोगे कि मैग्नीज भी हाफ फिल्ड है, लेकिन बच्चों मैग्नीज का 1 इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में जाने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो यहां पर मैंने वो रीजन दिया है। इसीलिए मैग्नीज और क्रोमियम में क्रोमियम की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यहां पर भी आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, देयर इज ए डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ द एटम्स और आयंस एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम। जब हम लेंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ आते हैं तो आयनिक साइज और एटॉमिक साइज कम हो जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं यहां पर लेंथेनम का एटॉमिक साइज देखूं तो वो होता है 187 पिकोमीटर। उसके नीचे है सीरियम, सीरियम होता है 183। उसी तरह उसके नीचे प्रिसोडाइमियम, वो होता है 182। देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जब हम लेंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ बढ़ते हैं, और ल्यूटेटियम तक आते आते ये पहुंच जाता है 172।
क्लियर। देखो 187 से धीरे धीरे कम हो 172, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्युमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज। यस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनिक साइज और एटॉमिक साइज कम हो जाता है, श्रिंकेज ऑफ साइज। तीसरा, as the result of lengthenite contraction, the properties of 4D series of the transition element have no similarity with the 5D series of element। ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होने वाला है। देखिए बच्चों, अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो वहां पर एक एलिमेंट होता है जिरकोनियम, और अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं तो वहां पर एलिमेंट होता है हॉफनियम। आपने पढ़ा होगा कि जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज होता है वो लगभग सिमिलर होता है, और कई बार ये पूछा भी जाता है। इसी सिमिलर साइज होने की वजह से दोनों की काफी सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। और बच्चों इसका रीजन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो सी हमारा आंसर हो गया। डी भी देख लेते हैं, शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो एस ब्लॉक की शील्डिंग ज्यादा, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक की शील्डिंग सबसे कम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 29 पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ आयंस कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, दोनों कलर होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या पकड़ो, स्कैंडियम पकड़ो। स्कैंडियम कभी भी कलर नहीं होता है, तो बी और सी में स्कैंडियम है, तो बी और सी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहां देखो कॉपर प्लस, तो अगर बच्चों कॉपर प्लस की हम बात करें तो कॉपर प्लस में कितने होते हैं भाई? D10, तो कॉपर प्लस D10 होता है, तो कॉपर प्लस भी डी पूरा के बुरा बोला, तो कॉपर प्लस भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं निकल एंड टाइटेनियम, तो आंसर यू होगा निकल एंड टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम 3+ में D1 होता है, और निकल प्लस 2 में भी डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी D0 और D10 होगा तो उसमें कलर नहीं होगा। बाकी इसके अलावा डी में कोई भी कंफिगुरेशन आएगा तो उसमें कलर होगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए, 29 का ए। 30, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव। तो कॉपर सल्फेट की जब जो है KCN के साथ रिएक्शन होगी तो क्या कंपाउंड बनेगा? तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, बी वाला आंसर हो जाएगा कॉपर टेट्रासाइनेट और 3-। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 31 में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनाइड्स देन बाय द लेंथेनाइड्स, द मेन रीजन फॉर दिस। यानी एक्टिनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है और लेंथेनॉइड्स की कम होती है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो बच्चों देखो सारे स्टेटमेंट अगर आप सही से पढ़ोगे तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी आया था, तो देखो बी वाला आंसर हो जाएगा कि लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d ऑर्बिटल देन 4f 5d ऑर्बिटल। तो 5f में और 6d में कम डिफरेंस है, इसीलिए जो है 6d से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 5f से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे। ठीक है, और जबकि लेंथेनाइड में ऐसा नहीं होता, 4f और 5d में काफी गैप होता है। ठीक, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। चलो 32 देखो, द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। देखो वही कलर वाले आ गए, तो कलरलेस कब होगा? सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है जिनमें डी या तो 14 होगा, सॉरी, या तो D0 होगा। ठीक है, तो स्कैंडियम देख लो भाई, है ना, स्कैंडियम 3+ कलरलेस होता है, तो 32 का ए। 33, अच्छा क्या पूछा है? 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो विद देयर एटॉमिक नंबर, व्हिच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, है ना, कि किसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आए D5 और D10 आए तो इसका मतलब उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो
जो 33 है उसका आंसर आएगा मैग्नीज 25। देखो मैग्नीज होता है 25 और Mn, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 3d5n4s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, जब तीसरा निकालोगे तो 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इसीलिए मैग्नीज की थर्ड IP सबसे ज्यादा होगी, आयरन की फोर्थ होगी, क्रोमियम की सेकंड होगी और वेनेडियम की जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 34, अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन इन विच ऑल मेटल आयंस हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत आसान है 3d2 पकड़ना, ठीक है ना। तो 3d2 मतलब सबके 3d2 होते हैं, ठीक है भाई। तो एक एक करके सारे कॉन्फ़िगरेशन लगाते जाओ तो आपको 3d2 समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास अगर हम देखें तो 34 का जो आंसर है वो आएगा डी। अब देखो चेक कर लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीज 5+ है तो 5+, देखो तो मैग्नीज है ना 3d5n4s2, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 यहां से 3 यहां से, तो कितना बचा 3d2, सही है। क्रोमियम 4+ कर रहे हैं तो क्रोमियम का होता है बच्चों 3d5n4s1, तो कितने निकालने, 4 निकालने, तो 1 यहां से 3 यहां से, अगेन 3d2, ठीक है। वेनेडियम 3+, तो वेनेडियम कितना होता है 23, तो 3d3n4s2, ठीक है। कितना 3 निकालने, 2 यहां से 1 यहां से, 3d2। इसी तरह टाइटेनियम का भी हो जाएगा। तो सब आयन को आप देखोगे तो सब आयन में 3d2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। चलो 35, लेंथेनॉइड्स आर पूछ रहा है। तो बच्चों लेंथेनॉइड्स क्या होता है, 14 एलिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर कहां से होता है, एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 58 से और 71 और 4f सीरीज में, ठीक है। ये 90 वाला तो थोरियम हो गए, तो 5f सीरीज हो गए, तो ए और बी में से आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो 6 पीरियड होता है, ध्यान रखें ना, अगर आप सारे स्टेटमेंट को सही से पढ़ोगे तो सी स्टेटमेंट लेंथेनाइड के बारे में करेक्ट है। 14 एलिमेंट इन 6 पीरियड और एटॉमिक नंबर 58 to 71, क्लियर। 36, which one of the following characteristics of the transition metal is associated with their catalytic activity। हाँ, catalytic activity के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों कैटालिटिक एक्टिविटी 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। एक तो जो डी ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है। तीसरा जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इसमें से सारे ऑप्शन आप देखोगे तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो चलो बच्चों ये था हमारे पास डीएनएफ ब्लॉक का प्रीवियस ईयर का नीट का पेपर। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।